जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। आज दोस्तों हम आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके साथ साथ प्रकाश का परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ता चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम आवर्धन को क्वेश्चन बनाने से पहले दोस्तों हम आवर्धन के बारे में जान लेते हैं या मैग्नीफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन दोस्तों पिछले क्लासों में हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके थे कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन का बेसिकली हम क्या फॉर्मूला देखे थे, ये एच अपॉन एच बराबर माइनस भी अपॉन यू। तो ये एच जो हो रहा था दोस्तों, एच ये एच डैश या एच क्या है हमारा, तो जो जैसे कि अगर हमारा ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण से में से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं, क्या रखते हैं यहाँ पे, एक वस्तु को रखते हैं, ये वस्तु, और ये वस्तु की क्या है दोस्तों, ऊंचाई है। और ये वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर जो है ये ऊंचाई है, ये दूरी नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे तो ये इसका यू कहलाता है। क्या कहलाता है, यू कहलाता है। लेकिन ये जो इसकी ऊंचाई है, प्रति ये क्या दोस्तों वस्तु की ऊंचाई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु की ऊंचाई, जो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, हाइट है, वस्तु की ऊंचाई है। क्या है ये, वस्तु की ऊंचाई। अब दोस्तों जब इसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से किरण निकलेगा, वस्तु का रेडिएशन निकलेगा और यहाँ से टकराएगा दर्पण पे। दर्पण के टकराने के बाद ये फोकस से विपरीत होकर क्या होगा, ये दर्पण से परावर्तित होकर के ये क्या हो जाएगा, नीचे जाकर प्रतिबिंब बनाएगा। और यहाँ प्रतिबिंब दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ बनाया, क्या बनाया, प्रतिबिंब यहाँ बनाया। तो ये यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, तो ये इसकी भी कुछ ऊंचाई होगा, इसकी भी क्या हो गया, इसका भी कुछ ऊंचाई होगा। तो ये जो वस्तु की ऊंचाई है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू रूल देखेंगे हम आगे। तो ये कितना, इसकी ये क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। जो नीचे ऊपर बन रहा था वो वस्तु की ऊंचाई था, और जो नीचे बन रहा है इसमें ये हमारा क्या है, एच डैश है। क्या है, प्रतिबिंब का ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो अब ये जो m बराबर हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो एच डैश का मतलब क्या, हमने क्या देखा, एच डैश मतलब जो प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा ऊपर, ऊपर बट्टा क्या लिखेंगे दोस्तों, बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि ये क्या होगा मेरा, वस्तु की ऊंचाई। और दोस्तों एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि ये भी माइनस भी बाई यू। तो ये माइनस भी दोस्तों ये क्या है, जो वस्तु को हम यहाँ पे मानते रखते हैं, तो ये वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। कहाँ से, वस्तु की दूरी को अगर हम लेते हैं या प्रतिबिंब की दूरी को कहाँ से लेते हैं, हम पोल से या ध्रुव से लेते हैं। तो इस ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है वो हमारा क्या कहलाता है, यू कहलाता है। तो हमारा क्या हो गया, ये वस्तु की दूरी हो गया, ये क्या हो गया, वस्तु की दूरी। अब क्या हुआ दोस्तों, इसका जो इमेज हमारा नीचे बना, ये हमारा नीचे प्रतिबिंब नीचे बना, तो इस प्रतिबिंब का दूरी कितना दूर है, यहाँ से मतलब ये ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। तो जो आवर्धन क्षमता का होता है उसका क्या होता है, माइनस प्रतिबिंब की दूरी, माइनस क्या, प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन कहाँ से दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी लेकिन कहाँ से, ध्रुव से हम लेते हैं, ध्रुव से मापते हैं, बट्टा वस्तु की दूरी, बट्टा क्या दोस्तों, वस्तु की दूरी। और ये वस्तु की दूरी हम कहाँ लेते हैं, इसका भी हम ध्रुव से दूरी लेते हैं। ये हाइट ऑफ प्रतिबिंब दोस्तों, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई हम कहाँ से लेते हैं, ये मुख्य अक्ष एक्सिस जो होता है, मुख्य अक्ष या जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन दोस्तों हम क्या जानते हैं, ये हमारा कार्टेशियन है, और ये क्या हमारा मूल बिंदु है, ये क्या हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम जीरो या ओ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो ये दाईं तरफ अगर जा रहा था तो हमारा क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, और बाईं तरफ जा रहा था तो क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। अब ये हम दोस्तों ये वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे थे, कार्टेशियन के अनुसार ये वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे थे। तो एक्स एक्सिस में हम क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस में हम देखते हैं कि यू और भी को मेजर करने के लिए कि दर्पण से कितनी दूरी पर है, उसकी हम दूरी को ले रहे थे।
एक्स एक्सिस में इसमें। लेकिन दोस्तों जब ये हाइट ऑफ वस्तु की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज लेना है तो उसको हम कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस की तुलना में लेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे देखेंगे अब कि वाई एक्सिस में किधर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। नीचे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया। और एक चीज़ अब दोस्तों, अगर अगर प्लस में आवर्धन क्षमता आया, क्या आया, पॉजिटिव में अगर आवर्धन क्षमता आता है, पॉजिटिव में अगर आवर्धन क्षमता आता है दोस्तों, तो हमारा इमेज क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और सीधा के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और दोस्तों अगर आवर्धन क्षमता, ये हमारा क्या, आवर्धन क्षमता किस साइन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आवर्धन क्षमता हमारा माइनस में आ गया तो वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो हमने क्या देखा दोस्तों अभी, कि जब आवर्धन हमारा, ये आवर्धन हमारा नेगेटिव में आ रहा था, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनेगा। दोस्तों उल्टा बनेगा। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा वास्तविक और उल्टा दो ऑप्शन है। कौन, एक ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हमारा ऑप्शन किस में है, ए और डी में है। तो बी और सी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसमें भी वास्तविक है उल्टा है, वास्तविक है उल्टा है। अब रह गई बात दोस्तों बड़ा और छोटा का। क्या हो गया बात, बड़ा और छोटा का। तो आवर्धन क्षमता हमारा बड़ा या छोटा कब होगा दोस्तों, जब हम उसकी हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालते हैं, तब हमारा क्या निकलता है, आवर्धन निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ हमारा माइनस में, तो माइनस में आया है इसका मतलब वास्तविक होगा, उल्टा हो गया। अगर वस्तु का, अगर जो इमेज है हमारा बड़ा बन गया, अगर इस वस्तु से दोस्तों बड़ा बन गया, मान लेते हैं कि अगर वस्तु की ऊंचाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा ये क्या होगा, 1 से अधिक आएगा। क्या होगा, इसको काटेंगे तो कितना बन आएगा, 3 × 1 = 3, और ये तो 3 × 18, 3 × 18 मतलब कितना आया, 1.66 सेंटीमीटर आया। मतलब दोस्तों एक से क्या आया, ये आवर्धन क्षमता हमारा एक से क्या आया, बड़ा है। अगर एक से हमारा बड़ा है, अगर प्रतिबिंब की अगर आवर्धन क्षमता हमारा एक से बड़ा है तो इमेज हमारा बड़ा बनेगा, तो इमेज हमारा बड़ा बनेगा। और अगर आवर्धन क्षमता हमारा, अगर आवर्धन क्षमता हमारा क्या हो, एक से छोटा हो, यानी कि 0.6, 0.6, अगर आवर्धन क्षमता हमारा जीरो से क्या हो, मतलब एक से क्या हो दोस्तों, छोटा हो। क्या हो, एक से छोटा हो। तो एक से अगर हमारा छोटा हो तो जो इमेज हमारा बनेगा वो छोटा बनेगा, इमेज हमारा छोटा बनेगा। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं, आवर्धन क्षमता हमारा जब एक से बड़ा होता है, जब आवर्धन क्षमता एक से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब भी हमारा बड़ा बनेगा। लेकिन आवर्धन क्षमता अगर हमारा एक से छोटा हो, एक से छोटा हो तो प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हम देखें दोस्तों कि हमारा आवर्धन क्षमता हमारा ये एक से क्या है, छोटा है, एक से छोटा है, तो प्रतिबिंब भी हमारा छोटा बनेगा, यानी कि इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो आवर्धन हमारा है वो आवर्धन क्या कहता है, आवर्धन हमारा क्या कहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रहेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, आवर्धन। यानी कि आवर्धन तो ये एक नंबर नहीं है, ये भी नहीं, तो हमारा डी नंबर का उत्तर हो जाएगा। आवर्धन शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, आवर्धक शीशा और मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। देखिए दोस्तों, जो हम आवर्धन मतलब क्या होता है, आवर्धन मैग्नीफाइंग मतलब क्या दोस्तों, किसी चीज़ को, छोटा से छोटा वस्तु को हम बड़ा करके देखते हैं। क्या करते हैं, छोटा से छोटा वस्तु को क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। मतलब जिसे हम अपने आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते, उसको हम
उसमें आवर्धक ग्लास लगा करके देख सकते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप जैसे दोस्तों हमारा है, माइक्रोस्कोप क्या है हमारा, एक यंत्र है जिसमें हम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को बड़े करके हम देख सकते हैं सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। तो माइक्रोस्कोप में दोस्तों हमारा सूक्ष्मदर्शी का अंतर ही है। तो इसमें हमारा कौन सा ग्लास लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो जो आवर्धक शीशा होता है दोस्तों, उसमें हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक ये हमारा क्या दिया गया दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई यानी कि जो एच दिया गया है यानी कि वस्तु की ऊंचाई वो हमारा कितना दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, मतलब जो उसका भी है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 सेंटीमीटर का। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, तो ये वस्तु की ऊंचाई हमारा क्या होगा, मतलब ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 60 सेंटीमीटर फोक्सीकरण यानी कि फोक्सीकरण जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ हमारा कितना दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अवतल दर्पण है तो माइनस में लेंगे हम, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। तो यू भी दोस्तों यू बराबर भी हमें कितना दिया गया है -30 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश को निकालना है, जो हमारा प्रतिबिंब की क्या होगा ऊंचाई होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई इसको निकालना है। तो दोस्तों हम प्रतिबिंब निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, हमारा प्रतिबिंब निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है, एच डैश अपन एच बराबर माइनस भी अपन यू, माइनस भी अपन यू होता है। हमारा क्या क्या दिया गया है, अगर m बराबर ये है और m बराबर इतना है, इसका मतलब ये भी हमारा आपस में क्या होगा हमारा बराबर होगा। तो ये आपस में बराबर होगा, तो इसमें क्या है दोस्तों h भी दिया गया है, u भी दिया गया है, v भी दिया गया है। तो यहाँ से हम h डैश आराम से निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, तो h डैश अपन h बराबर माइनस भी बाय यू। तो h डैश है दोस्तों, h डैश हमें निकालना है, तो h डैश को रहने देते हैं। h बराबर हमारा कितना दिया गया 1.2 सेंटीमीटर, क्या दिया गया दोस्तों 1.2 सेंटीमीटर बराबर ये माइनस, और भी बराबर कितना है दोस्तों -60 दिया गया है, और u बराबर हमारा कितना है -30। तो ये माइनस से माइनस यहाँ पे क्या होगा कट जाएगा। अब h बराबर हम h डैश बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -60, और ये बट्टा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी कि 1.2 बट्टा 30। इस पॉइंट से क्या करेंगे एक जीरो हम हटा देंगे, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, ये क्या होगी 6×5 = 30। अब किससे कटेगा दोस्तों 5×2 = 10, 5×4 = 20, यानी कि कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कि जो इमेज का ऊंचाई है या प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितना हमारा आ गया 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। हमने क्या देखा कि जो हमारा आवर्धक ग्लास था पिछले क्वेश्चन में, पिछले कुछ पहले क्वेश्चनों में हमने क्या देखा दोस्तों कि जो आवर्धक ग्लास था उसमें कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया गया था, उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था, उत्तल लेंस का। तो जो दोस्तों अवतल लेंस है वो तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि आवर्धक ग्लास में जो होता है हमारा उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है या कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हम देखिए हम क्या इसमें देखेंगे, हम अवतल दर्पण में क्या देखे थे दोस्तों, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में हम जब वस्तु को रख रहे थे, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा था दोस्तों, तो वास्तविक बन रहा था, क्या बन रहा था वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, और बड़ा छोटा सब बन रहा था, इसमें बड़ा छोटा और बराबर भी इमेज बन रहा था। तो अवतल दर्पण में जिस तरह से होता है दोस्तों, जिस तरह से इमेज अवतल दर्पण में बनता है सेम उसी प्रकार उत्तल लेंस में बनता है। क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस में भी इमेज बनता है, उत्तल लेंस में इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी बनता है
और बड़ा और छोटा भी बनता है। क्या होता है? बड़ा और छोटा भी बनता है। तो दोस्तों अगर उत्तल लेंस में वस्तु को फोकल लेंथ अगर नज़दीक कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, वस्तु की फोकल लेंथ को क्या करेंगे, हम नज़दीक कर देंगे। हमने क्या देखा था इसमें से, अवतल दर्पण में हमने क्या देखा कि अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को नज़दीक जितना रख रहे थे तो उसका, जैसे कि हम यहाँ फोकस पे रखें, तो वस्तु को अगर फोकस पे रख रहे थे तो इसका इमेज हमारा कहाँ बन रहा था, पीछे की ओर बन रहा था। और क्या बन रहा था, बहुत बड़ा बन रहा था। क्या बन रहा था, बहुत बड़ा बन रहा था। उसी प्रकार अगर हम उत्तल लेंस में भी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा दोस्तों, वो बहुत बड़ा बनेगा। वो क्या होगा दोस्तों, बहुत बड़ा बनेगा। क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस में भी इसका प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है। तो फोकल लेंथ को नज़दीक रखने पर, फोकल लेंथ को नज़दीक रखेंगे तब तो वस्तु हमारा बड़ा बनेगा। और इसी वस्तु को दोस्तों अगर हम इन्फिनाइट पे रखेंगे तो ये हमारा कहाँ बनेगा, नज़दीक बनेगा, यानी कि फोकस पर बनेगा, जो कि क्या बनता है, छोटा। इन्फिनाइट पे अगर वस्तु को रखते हैं तो क्या बनता है, छोटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब वस्तु को हमें क्या करना है, बड़ा करके देखना है। छोटे वस्तु को हमें क्या करना है, बड़ा करके देखना है। यानी कि उसमें जो लेंस का फोकल होगा, उस फोकल लेंथ होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि लेंस के नज़दीक जितना वस्तु को रखेंगे वो वस्तु हमारा उतना ही बड़ा दिखेगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो। क्या हो दोस्तों, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, दोनों में ही वस्तु के फोकस अगर कम करेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। क्या होगा दोस्तों, बड़ा बनेगा। और वस्तु को अगर हम दूर पे रखेंगे तो वो फोकस पर बनता है और छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि फोकल लेंथ की लंबाई उच्च होना चाहिए। तो उच्च होने से दोस्तों उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो छोटा, और हमारा आवर्धक का काम क्या है कि बड़ा करके देखना। तो उसमें फोकल लेंथ को दोस्तों कम रखा जाता है या छोटा रखा जाता है, जिसके कारण से हम वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। हमने क्या देखा दोस्तों, आवर्धन क्षमता हमारा दो दो आ सकता है, एक माइनस में आ सकता है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, दोनों आएगा। तो दोस्तों जब पॉजिटिव आता है, जब हमारा पॉजिटिव आता है तब इमेज हमारा क्या बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। और क्या बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। और एक से अगर बड़ा आया दोस्तों, एक से बड़ा आया तो हमारा बड़ा बनेगा, और एक से छोटा आवर्धन क्षमता आया तो छोटा बनेगा। तो उसी प्रकार दोस्तों जब नेगेटिव हमारा आता है तो यहाँ पे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और फिर उसी से दोस्तों अगर एक से बड़ा हुआ तो बड़ा होगा, और एक से छोटा होगा तो छोटा बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आभासी और सीधी छवि। तो आभासी और सीधी छवि क्या हमारा, उसके लिए हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी कि पॉजिटिव अगर आता है या धनात्मक आता है, सी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे दोस्तों अपवर्तन से संबंधित प्रश्न को। तो उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। देखिए दोस्तों, दो चीज होता है, एगो ये जैसे कि ये क्या है दोस्तों, एक लेयर है और नीचे क्या है, एक जल है। ये क्या है, जल की कण है। यानी यहाँ पे ऊपर क्या है दोस्तों, एयर है, यानी कि हवा है। और नीचे क्या है दोस्तों, पानी है, जल है। तो ये वायु की तुलना में ये क्या है, डेंस है। यानी डेंस है तो इसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। मतलब पानी क्या है दोस्तों, थोड़ा गहरा, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, गाढ़ा होगा। हवा के तुलना में पानी क्या है, डेंसर होगा। यानी कि जो हवा के कण है, वो हवा के कण क्या है, दूर दूर है। और पानी के कण जो होंगे वो हवा से थोड़ा क्या होगा, नज़दीक होगा। हवा से थोड़ा क्या होगा, नज़दीक होगा। तो नज़दीक होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। और ऊपर में ये क्या है, ऊपर इसको हम, इसके बीच की लेयर को हम दर्शा रहे हैं। तो ऊपर जो हमारा है दोस्तों वो हमारा क्या है, एयर है। तो उसमें उसको क्या बोलेंगे हम, रेयर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयर, रेयर मीडियम बोलते हैं या रेयर मीडियम बोलते हैं। और इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन मतलब दोस्तों वो, अगर यहाँ पे कोई प्रकाश या लाइट आ रहा है, अगर यहाँ से दोस्तों कोई प्रकाश या लाइट जा रहा है तो ये क्या होता है, ये इससे रिफ्लेक्ट, हम क्या देख रहे थे दर्पण में पहले, हमारा ये इधर जाके परावर्तन हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था, परावर्तन हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे परावर्तन ना होकर के ये हमारा सीधा
पानी के अंदर चला जाएगा। क्या होगा? पानी के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यानी कि परावर्तित नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हमारा जो रंग है वो कितने कलर का है, हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं। पिछली कुछ क्लासों में क्या होता है, हमारा 7 रंग होता है। जब हम वेव क्लास कर रहे थे दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा था कि विबग्योर यानी कि 7 रंग का ये होता है। ये क्या हमारा 7 रंग का होता है। तो दोस्तों जो वॉयलेट कलर होता है इसका हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जो वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ का सिंबल है दोस्तों। जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। तो अगर हम नीचे आते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारा दोस्तों घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। और फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे कम किसका हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे कम हो जाएगा रेड कलर का। क्या हो जाएगा? रेड कलर का। और वेवलेंथ दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? वेवलेंथ हमारा सबसे ज़्यादा रेड कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा रेड कलर का। तो इसमें से दोस्तों जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक होता है, क्या होता है? जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक होता है या वेवलेंथ जिसका कम होता है, उसका उसका अपवर्तनांक या फैलाव, उसका दोस्तों उसका अपवर्तनांक या स्कैटरिंग क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। यानी कि अपवर्तनांक या स्कैटरिंग या परिकलन हम इसको बोलते हैं स्कैटरिंग को। यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या दोस्तों? रिफ्रैक्शन। यानी कि अधिक क्या होगा? जो बैंगनी कलर है उसका क्या होगा? अधिक अपवर्तन होगा और अधिक अपवर्तनांक भी होगा दोस्तों। क्या होगा? अधिक अपवर्तनांक होगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा दोस्तों? रेड कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। क्योंकि जिसका अधिक वेवलेंथ होता है, जिसका अधिक वेवलेंथ होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे कम होता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। तो यहाँ पे हम सीरीज देखेंगे दोस्तों। तो हम क्या देख रहे हैं? भी से, ये भी से क्या है? वॉयलेट कलर। यानी वॉयलेट को हम क्या बोलते हैं? बैंगनी बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? इंडिगो कलर हो गया। इंडिगो। और ये हमारा नीला कलर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? हरा कलर हो गया। हमारा क्या हो गया? पीला। और ये हमारा ऑरेंज कलर हो गया। और ये हमारा क्या दोस्तों? लाल कलर हो गया। तो हमारा दोस्तों ऊपर सबसे ऊपर टेबल में वेवलेंथ सबसे कम किसका है? बैंगनी कलर का है। तो बैंगनी कलर का अगर हमारा वेवलेंथ सबसे कम है तो सबसे अधिक बिखराव या सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी कलर का होगा। क्या होगा? बैंगनी कलर का होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बैंगनी कलर हो जाएगा। और सबसे कम बिखराव दोस्तों हमारा या अपवर्तनांक रेड कलर का होगा। क्या होगा? रेड कलर का होगा। तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पे बी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया? लेंस हो गया। ये हमारा क्या उत्तल लेंस है। और ये हमारा क्या है? अवतल लेंस है। ये सी होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं? जो प्रकाशिक ये बिंदु है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं? इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ से हमारा क्या गुजरता है? मुख्य अक्ष गुजरता है। ये क्या गुजरता है? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो जो प्रकाशीय बिंदु है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्र या प्रकाशिक केंद्र। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ तो हमारा जो प्रकाशिक केंद्र होता है दोस्तों वो हमारा लेंस के मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है। और आपतन, ये क्या बोलते हैं? अपवर्तन बिंदु। तो अपवर्तन बिंदु दोस्तों, ये अपवर्तन बिंदु क्या होता है? अपवर्तन बिंदु यानी कि ये लेंस के ऊपरी भाग से कहीं पे भी जाएगा, ये इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, लेकिन मुख्य अक्ष जो है दोस्तों उस पर नहीं होता है। तो आपतन अपवर्तन बिंदु और आपतन बिंदु दोनों ही दोस्तों ये गलत बोला गया है। तो हमारा जो कथन है मुख्य अक्ष पर कौन सा होता है? प्रकाशिक केंद्र, जो कि सी यहाँ पे हमारा एक प्रकाशिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो इसका हमारा सिर्फ बी नंबर का सही है, जो कि बी ऑप्शन सही है। जब हम पानी से
भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा स्विमिंग पूल है। ये क्या है, स्विमिंग पूल है। और इसमें क्या है दोस्तों, पानी भरा हुआ है। क्या होता है, पानी भरा हुआ है। और पानी भरा हुआ है दोस्तों ये, लेकिन पानी क्या है दोस्तों, स्वच्छ है। पानी क्या आता है, स्विमिंग पूल का जो पानी होता है दोस्तों वो क्लियर होता है, वो साफ साफ दिखाई देता है। और इस स्वच्छ होने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हमारा एक कोई वस्तु डूब गया है, क्या हो गया, डूब गया है, तो इसकी ओरिजिनल हाइट हमारा क्या है दोस्तों, ये ओरिजिनल हाइट है। लेकिन दोस्तों जब हम उसको देखते हैं, जब हम उसको देखेंगे तो वो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के कारण ये वस्तु हमारा दोस्तों ऊपर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ये वस्तु हमारा ऊपर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। मतलब ये तो हमारा ओरिजिनल लेंथ ये है। ओरिजिनल लेंथ दोस्तों मान लेते हैं क्या हमारा, ये 2 मीटर है। क्या है, 2 मीटर है। लेकिन ये वास्तविक ऊंचाई जो होता है दोस्तों, ये 1 मीटर के आसपास मान लेते हैं दिखाई देता है। तो ये देखो ओरिजिनल हमारा क्या था दोस्तों, इतना गहरा है। तो ये हमारा ऊपर दिखाई देता है। या तो कोई डंटा को हम डालते हैं दोस्तों, डंटा या छड़ी को हम डुबा के रखते हैं, अपवर्तन होकर इसका या अपवर्तन होकर ये ऊपर दिखाई देता है। क्या होता है, ऊपर दिखाई देता है। मतलब ये ज़्यादा गहरा है, ये क्या कम गहरा है। तो हमारा क्या था, कम गहरा दिखाई देता है। तो वास्तविक गहराई से अधिक गहरा, बिल्कुल नहीं। वास्तविक चौड़ाई अधिक चौड़ा, बिल्कुल नहीं। वास्तविक चौड़ाई से कम चौड़ा, बिल्कुल नहीं। वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। और ये ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब कम गहरा दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, सघन से विरल। दो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम दो चीज़ देख सकते हैं। सघन से जब विरल में जाएगा तब क्या होगा, या तो विरल से सघन में जाएगा तब क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा ये क्या है, लेयर है। तो ऊपर हम मान लेते हैं क्या है, हवा है। क्या है, हवा है। और नीचे हमारा क्या है, जल है। नीचे क्या है, जल है। क्या है दोस्तों, जल है। ये नीचे जल है। तो जो कम डेंस होता है दोस्तों, तो हवा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। विरल होने का मतलब दोस्तों, ये हवा क्या है हमारा, कम घना है। यानी कि हवा का जो अणु है वो क्या है, दूर दूर में है। और जल का अणु क्या है, नज़दीक नज़दीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जल को सघन माध्यम बोलेंगे और हवा को विरल माध्यम बोलेंगे। जल को सघन माध्यम और हवा को विरल माध्यम बोलेंगे। लेकिन दोस्तों जब क्या होता है कि जब कोई लाइट दोस्तों विरल माध्यम से, या इसी को हम इंग्लिश में रेयर मीडियम, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। जब कोई लाइट या प्रकाश की किरण पानी के अंदर जाता है, तो ये पानी के अंदर जाने की, मतलब ये हवा से किस में जा रहा है, पानी के अंदर क्यों जा रहा है, तो पानी के अंदर जाने के जाता है दोस्तों। तो ये सीधा अगर हमारा क्या जाना चाहिए, इधर सीधा जाना चाहिए। लेकिन ये सीधा ना जा करके ये क्या करता है, ये नीचे हल्का झुक जाता है। क्या होता है, ये नीचे की ओर झुक जाता है। क्या होता है दोस्तों, ये नीचे की ओर झुक जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे एक अभिलंब डाला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब। जब एक हम किसी वस्तु पर लंब डाल दें तो उसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब या परपेंडिकुलर। अभिलंब या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या होता है, झुक जाता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा है, अभिलंब से तुलना करेंगे तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल है। मतलब ये क्या हो रहा है, इंसिडेंट एंगल है। यानी कि ये कौन हमारा दर्शा रहा है, आपतित किरण का ये आ रहा है वो दर्शा रहा है। और ये हमारा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, अभिलंब से तुलना करेंगे इधर भी, तो ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे हो गया ये। तो जो आपतन कोण है दोस्तों, वो क्या होता है, अधिक होता है परावर्तन कोण की तुलना में। क्या होता है, परावर्तन की तुलना में अधिक हो जाता है इसमें। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो हमारा आपतन कोण अधिक होता है परावर्तन कोण की तुलना में। और इस केस में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो होता है, जो यानी कि जो तरल या जो मीडियम का सतह है, उस सतह पे हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये हमारा क्या क्या था दोस्तों, जब हम विरल से सघन में जा रहे थे तब था। लेकिन दोस्तों अब हम ऊपर को मान लेते हैं जल है, या जल या कांच हम कोई भी मान सकते हैं दोस्तों, डेंसर मीडियम। और नीचे हमारा क्या है, हवा है। क्या है, हवा है। ऊपर हमारा क्या है, जल है। और नीचे क्या है, हवा है। यानी कि जो अब हमारा रेयर मीडियम क्या है, नीचे की ओर है। और ऊपर क्या हमारा डेंसर मीडियम है। तो अब क्या होगा दोस्तों, जब अब क्या होगा दोस्तों, जब देखिए, जब लाइट क्या होता है,
लाइट या प्रकाश की किरण दोस्तों डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक अभिलंब इसमें भी डाल देते हैं, एक अभिलंब इसमें भी डालेंगे। तो जब डेंसर मीडियम से दोस्तों रेयर मीडियम में जाता है तो ये अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। क्या होता है, दूर भागता है। मतलब ये आपतित कौन है और ये हमारा क्या है, परावर्तित कौन है। तो इसमें जो होता है दोस्तों, आपतित कोण जो होता है छोटा हो जाता है परावर्तित कोण की तुलना में। क्या होता है, छोटा हो जाता है परावर्तित कोण की तुलना में। मतलब ये जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे थे तो जो हमारा आपतित कोण था वो जब अंदर जाने के बाद डेंसर मीडियम में जाने के बाद वो अभिलंब की ओर झुक रहा था। मतलब ये अभिलंब के पास जा रहा था, नज़दीक जा रहा था। लेकिन जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है, और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। तो जल यहाँ पे हमारा क्या होगा, सघन माध्यम है, और हवा क्या है, विरल माध्यम है। अगर यही बात दोस्तों ऊपर हम कांच ले लें, क्या ले लें, कांच ले लें, और नीचे को क्या लेते हैं, जल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कांच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, और जो जल हो जाएगा वो विरल हो जाएगा। जल जो हो जाएगा विरल हो जाएगा, क्योंकि कांच का जो अणु या कण होता है, पार्टिकल, वो ज़्यादा क्लोज होता है जल की तुलना में। तो जिसका अधिक घना होगा उसे हम सघन बोलेंगे, और जिसका कम घना होगा उसको हम विरल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो सघन से जब विरल में जाएगा तो हम क्या देख रहे हैं कि ये अभिलंब से दूर हट रहा है। आना तो चाहिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कुछ ये इस तरह से यहाँ पे जाता, लेकिन ये किधर हट गया, दूर हट गया। तो दूर हट गया यानी कि अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं। तो ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है, तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। ये अभिलंब की ओर कब झुकता है दोस्तों, जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं, रेयर टू डेंसर, या विरल टू सघन, विरल टू सघन, तो हमारा ये हमारा कथन सही होता, ए नंबर का क्या होता, ए नंबर का हमारा कथन सही होता। वह अपवर्तित नहीं होती है, गलत दोस्तों, वो तो अपवर्तित तो हो रही है, वो तो हो रही है दोस्तों, वो तो पास कर जा रहा है। अपवर्तित मतलब क्या दोस्तों, परावर्तित, मतलब वो इधर ही जाके रिफ्लेक्ट हो जाता। वह अभिलंब से दूर झुक जाती है, बिल्कुल सही दोस्तों, हमें क्या देख रहे हैं, वो अभिलंब से दूर झुक जा रहा है। क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर झुक जा रहा है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का सही होगा। उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों। ये हमारा समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या है, अधिक है, जब जब विरल से सघन में जाते हैं तब। और जब सघन से विरल में जाते हैं तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल से कम है। तो ये सी नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है दोस्तों। क्या होता है, 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, सन है, ये क्या सन है। लेकिन दोस्तों जब सूर्यास्त हो जाता है या सूर्यास्त के होते समय दोस्तों, आप देखिए होंगे, अगर आप सवेरे जल्दी उठ जाते हैं तो आप सवेरे सवेरे पूर्व की ओर साइड देखिएगा, सूर्य निकलने से पहले पूरा का पूरा आसमान जिधर पूरब तरफ साइड ये लाल लाल दिखाई देता है। क्या दोस्तों, लाल लाल दिखाई देता है। और सूर्यास्त के समय भी दोस्तों, शाम के टाइम में सूर्यास्त के बाद क्या होता है, लाल लाल दिखाई देता है। क्या था दोस्तों, लाल लाल दिखाई देता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है दोस्तों, ऐसा होने का कारण हमारा अपवर्तन है। क्या होता है, अपवर्तन है। क्योंकि सूर्य तो छिप जाता है, लेकिन सूर्य का जो कण होता है, पार्टिकल जो उसकी रेडिएशन होता है या प्रकाश के जो कण होता है, वो प्रकाश के कण वायुमंडल में दोस्तों क्या होता है, परावर्तित क्या हो जाता है, अपवर्तित होने के कारण दोस्तों वो क्या होता है, उसकी वो उसका लाल लाल की एकदम लालिमा उसका दिखाई देता है। तो ये 2 मिनट बाद तक लगभग दोस्तों, मतलब ये 2 मिनट के बाद तक भी लगभग दिखाई देता है। 2 मिनट बाद तक, 2 मिनट पहले भी सूर्य के पहले दिखाई देता है, और 2 मिनट बाद भी पहले दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, सूर्यास्त से लगभग, तो यहाँ पे सूर्यास्त के समय क्या 2 मिनट बाद दिखाई देगा, और सूर्यास्त से पहले बोलता तो 2 मिनट पहले की लिख, यहाँ पे हम टिक मारते हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का, क्योंकि सूर्यास्त बोला है। दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस
और आपतित एक प्रकाश किरण एक मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक डैश के बराबर होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, क्या है दोस्तों, ये हमारा माध्यम ए है और ये माध्यम हमारा क्या है, बी है। ये हमारा क्या बोला गया है, ये दोनों माध्यम को अलग करता है। ये इंटरफेस है, यहाँ पे क्या बोला गया, इंटरफेस, इंटरफेस है ये क्या है, इंटरफेस। तो ऊपर क्या है माध्यम दोस्तों, माध्यम ए है और नीचे क्या है, माध्यम बी है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, यानी कि ऊपर जो माध्यम है वो हमारा क्या है, यानी कि ये अभिलंब की ओर झुक रहा है। यानी कि अगर इसको देखें हम, तो ये जो रेडिएशन है ये इधर जाता, ये सीधा इधर जाता, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुका हुआ है। या एंगल से भी हम पता कर सकते हैं कि इसका आई है, इंसिडेंट एंगल अधिक है रिफ्लेक्टेड एंगल की तुलना में। मतलब आई जो है अधिक है आर से, आई जो है दोस्तों वो रिफ्लेक्टेड आर से क्या है, अधिक है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, यानी कि रेयर से, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो ऊपर जो हमारा होगा वो क्या होगा, विरल होगा, और नीचे जो होगा वो हमारा सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा। तो एक चीज हम जानते हैं दोस्तों, स्नेल्स लॉ के अनुसार, स्नेल्स लॉ के अनुसार जो साइन आई होता है, साइन आई होता है दोस्तों, वो साइन आर, साइन आर के बराबर होता है। और यहाँ पे हमारा म्यू है दोस्तों, ये म्यू हमारा दोस्तों ये अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। या तो इसको दोस्तों हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी नाम से जानते हैं। अब इसको हम हल करके देखेंगे दोस्तों इस फॉर्मूला से। तो हमारा स्नेल स्लो क्या कहते हैं दोस्तों, ये स्नेल स्लो मतलब यहाँ पे आई बराबर हमारा ये इंसिडेंट एंगल है, आई बराबर हमारा कितना है 45 डिग्री, और आर बराबर हमारा कितना है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ साइन क्या लिखेंगे हम, साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, बराबर क्या होगा, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू लिखेंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 1/√2, और साइन 30 का मान दोस्तों कितना होता है 1/2 होता है। बराबर क्या आएगा, ये म्यू आएगा हमारा, क्या आएगा म्यू आएगा, ये म्यू आएगा दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे, म्यू का मान निकालेंगे, यानी कि म्यू बराबर दोस्तों इस ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, यानी कि 1/2, और ये ऊपर 2 और नीचे 1, यानी कि म्यू बराबर फिर से क्या लिखेंगे, ये √2 होगा यहाँ पे 2/√2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर भी √2 से गुना करेंगे और नीचे भी √2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2/√2 हमारा कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हम ऊपर भी √2 से गुना करेंगे और नीचे भी √2 से गुना करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√2, और ये √2 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, यानी कि √2 जो हो जाएगा दोस्तों हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा या अपवर्तनांक हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हमारा डी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है। ये हमारा क्या दोस्तों, ऊपर मान लेते हैं हमारा क्या है विरल माध्यम है, और नीचे हमारा क्या है सघन माध्यम है, क्या है सघन माध्यम है। तो ऊपर हमारा हवा है दोस्तों, विरल का मतलब हवा, और नीचे हमारा क्या है जल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, अभिलंब के अनुदिश, यहाँ पे हमारा क्या है अभिलंब है, और लाइट हमारा दोस्तों या प्रकाश की किरण जो होगा, जो हमारा ये प्रकाश की जो आपतित किरणें होगी वो अगर अभिलंब के अनुदिश, अभिलंब के साथ ही साथ आता है, तो उसकी दिशा में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो अभिलंब के साथ ही साथ जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ये झुकाव के साथ कुछ एंगल के साथ आता, तो हमारा ये इसमें बदलाव पता चलता। लेकिन जब अभिलंब के अनुदिश या अभिलंब के साथ जा रहा है, साथ ही साथ, अनुदिश मतलब क्या दोस्तों अभिलंब की दिशा में ही, अभिलंब की दिशा में ही या उसी दिशा में, तो क्या होता है वो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या जल में प्रवेश करने से पहले बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं। सीमा पर बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं। जल में प्रवेश करने के बाद बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर ये सीधा अनुदिश नहीं जाता अभिलंब के तो बदल जाता, लेकिन उसके अभिलंब के अनुदिश जा रहा है तो ये नहीं बदलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन आई और साइन आर में क्या देखा दोस्तों, स्नेल्स लॉ के अनुसार जो साइन आई बट्टा साइन आर जो होता है वो हमारा क्या होता है म्यू होता है। अरे इस म्यू को हम क्या बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं,
अपवर्तनांक बोलते हैं, या इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। आवर्धन तो हम m बराबर देख ही चुके हैं दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज और बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो माइनस भी अपन यू, और ये वर्ग विक्षेपण दोस्तों, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट हम आगे पढ़ेंगे अभी। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण दोस्तों, ये दोस्तों तारा हमारा क्या है, तारा सूर्य भी एक हमारा क्या है, तारा है। तो तारा, तारा हम किसे कहते हैं दोस्तों, तारा या स्टार्स हम किसे कहते हैं दोस्तों, जिसकी अपनी ऊर्जा या लाइट होता है, जिसकी ऊर्जा अपनी ऊर्जा या प्रकाश या लाइट होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। तो जब दोस्तों ये प्रकाश, ये तारे जो होता है अपना लाइट या रेडिएशन छोड़ता है, तो वो रेडिएशन छोड़ने के बाद क्या होता है, हमारे वायुमंडल में आता है। हमारे वायुमंडल में दोस्तों पहुंचने के बाद, हमारे वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे हवा धूलकण है। क्या दोस्तों, बहुत सारे हवा या धूलकण है। तो हवा या धूलकण होने के कारण इसमें इसका क्या होता है, अपवर्तन होते रहता है। क्या होता है, अपवर्तन या ये बिखराव करता है। क्या करता है, अपवर्तन या बिखराव करता है। ये वायुमंडल के विभिन्न परतों में क्या करता है, टकराता है और ये बिखराव करता है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे ये क्या होता है, इसका, ये वायुमंडल में दोस्तों अपवर्तन इसका होते रहता है। वायुमंडल में क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन होते रहता है, यानी कि इसका अपवर्तनांक क्या होता है, मीडियम के अनुसार बदलते जाता है दोस्तों। तो इसका अपवर्तनांक या तो फिर अपवर्तन के कारण इसका तारे का टिमटिमाना मुख्य कारण है। क्या है, मुख्य कारण है। तो हम क्या देखते हैं ऑप्शन को, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से आकाश के रंगों में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। नहीं दोस्तों, आकाश के रंग में परिवर्तन नहीं होने के कारण, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से प्रकीर्णन, ये हमारा स्कैटरिंग के बारे में बताता है दोस्तों, तो ये भी नहीं हमारा होगा। हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से टिंडल प्रभाव में, बिल्कुल दोस्तों नहीं। टिंडल प्रभाव हमारा लिक्विड या जल में हम देखते हैं। हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन के कारण, अपवर्तन में तो बिल्कुल हमारा डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अपवर्तन क्या हमारे वायुमंडल में क्या है, विभिन्न लेयर है, विभिन्न परत है, जैसे कि क्षोभ मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल, ये हमारा क्या है, विभिन्न परत है। तो विभिन्न परत में क्या दोस्तों, वो मीडियम उसका बदलता रहता है। मीडियम क्या होता है, बदलता रहता है, यानी कि मीडियम मतलब दोस्तों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू का मान दोस्तों बदलता रहता है, और म्यू का मान दोस्तों बदलता रहता है, जिसके कारण हमारा तारा टिमटिमाता है। जैसे हीरा में दोस्तों, हीरा का म्यू का मान में, हीरा में अगर दोस्तों अगर लाइट को पास किया जाता है तो वो हमारा, वो भी क्या करता है, चमकता है। तो उसमें क्या होता है, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही चमकता है, या अपवर्तनांक के कारण ही होता है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डैश से संबंध किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जैसे कि हम साउंड में ही क्या पढ़ा था दोस्तों, हम लोगों ने साउंड में हमने क्या पढ़ा था कि पहले सॉलिड में सबसे अधिक तेज से चलता है, फिर लिक्विड में चलता है, उसके बाद गैस में चलता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता था, सॉलिड में होता था, उसके बाद लिक्विड में होता था, उसके बाद गैस में होता था। तो ये हमारा चाल किस पर डिपेंड कर रहा था, साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा था, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा था। क्या कर रहा था, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक, यानी कि जो अपवर्तनांक है म्यू हमारा है, वो म्यू हमारा हर एक मीडियम का क्या होता है, अलग होता है। अगर हम कांच की बात करें, तो कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग होगा, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग होगा, जो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, अलग होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों सबका अलग अलग होगा, तो स्पीड भी दोस्तों अलग अलग होगा। इसमें अलग स्पीड होगा, इसमें अलग स्पीड होगा, इसमें अलग स्पीड होगा। तो जो लाइट का संचरण होगा वो डिफरेंट मीडियम में क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमारा चाल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बल। तो बल की क्या बात है दोस्तों, बल हमारा क्या, बल, त्वरण, विस्थापन, ये तीनों हमारा किससे संबंधित है, लीनियर मोशन से संबंधित है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं।
जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उस उसकी या उसका चाल, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे चाल बदल जाएगा। फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य, रंग, ये नहीं है दोस्तों, क्या है, चाल जो होगा वो बदल जाएगा। क्योंकि जल हवा में हमारा दोस्तों अलग चाल होता है। हवा में क्या होता है, अलग चाल होता है। अलग चाल मतलब दोस्तों उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का क्या होता है, अलग होता है। और जल का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग होता है। तो जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने के कारण दोस्तों चाल में भी क्या होगा, परिवर्तन या बदलाव नजर आएगा। जल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों कितना होता है, जल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 2.25 इंटू 10⁸ होता है। और हम हवा या का क्या जानते हैं दोस्तों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो दोस्तों, तो प्रकाश की चाल से ही हमारा वो डायरेक्ट क्या डिपेंड करता है। यानी कि प्रकाश की चाल को ही हम देखते हैं कि किस में कितना होता है, तो जल में हमारा इतना हो जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों, अब जब अलग अलग है तो चाल भी हमारा चाल क्या होगा, अलग अलग, मतलब ये चाल ही तो है। यानी कि जल, हवा में चाल इतना है और जल में इतना है। वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में डैश के कोण पर आपतित होगी। तो हम क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन आई बट्टा साइन आर क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर। लेकिन अपवर्तनांक है तो अपवर्तनांक हमारा क्या दिया गया है, √3 दिया गया है। और क्या बोला गया है, वायु को पृथक करने वाले माध्यम पर कितना दिया, यानी कि इंसिडेंट एंगल यहाँ पे दिया गया दोस्तों, गया है 60। 60 जो क्या है, इंसिडेंट एंगल है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन 60। और यहाँ पे क्या पूछा गया, साइन 60 है तो ये रिफ्लेक्टेड यार का एंगल पूछा गया कि रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा कितना होगा। अब √3 साइन 60 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आर। अब साइन 60 का मान क्या होता है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, साइन 60 का मान हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। और बट्टा क्या होगा यहाँ पे, साइन आर। अब साइन आर को दोस्तों हम बराबर के उस पार ले जाते हैं, तो और इसको √3 को बराबर के इस पार ले आएंगे, 2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2, ये √3 हो जाएगा। ये √3 से √3 क्या होगा, ये √3 से √3 कट जाएगा। यानी कि साइन आर बराबर क्या हो गया, 1/2। अब साइन आर दोस्तों 1/2 किसका मान हमारा होता है, 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हमारा जो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। अपवर्तनांक की तुलना हम किससे करें दोस्तों, स्नेल्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या हमारा है, ओम्स लॉ को हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V=IR होता है, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। न्यूटन का नियम हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, 3 नियम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पढ़ चुके हैं। और मैक्सवेल का नियम दोस्तों, इसको हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, यहाँ पे C नंबर का होगा। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम A में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक इतना है, तो माध्यम A में प्रकाश की चाल क्या होगी। माध्यम A में देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, जैसे हवा है और ये माध्यम A मान लिया इसको। तो हवा से हमारा लाइट इधर जाता है तो हवा का स्पीड कितना होता है दोस्तों, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हम ये जानते हैं हवा में जो लाइट का स्पीड है वो कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इक्वल टू क्या आता है, C/V होता है। और यहाँ पे अपवर्तनांक हमारा कितना दिया गया है, 1.33 दिया गया। और C हमारा क्या है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। ये प्रकाश की चाल हवा में है, ये प्रकाश की चाल हवा में है। और ये हमारा क्या है, माध्यम की चाल है। माध्यम यानी कि माध्यम ए के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो नीचे माध्यम ए होगा। ऊपर हम क्या लिखेंगे फिर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या होगा, ये माध्यम में चाल होगा, ये इसी माध्यम का चाल हमें निकालना है। यानी कि 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.33 तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको काटेंगे हम। इसको काटने से कितना बार में कटेगा ये, पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के हटाने के बाद क्या होगा, 2 जीरो यहाँ पे आएगा। देते दोस्तों 133 का 300 भाग देंगे, कितना बचेगा, 2 बार में 3 दूना 6, 2 दूना 6 और 2 का 2, कितना बचा, 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले 1 जीरो। फिर कितना बार में जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 3 3 9, 3 3 3 नहीं, तो यानी कि फिर से 2 बार में लेना पड़ेगा। तो कितना होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 का 2
ये कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, कितना बच जाएगा यहाँ पे 13, 13 में 6 हो जाएगा 7, यानी कि 74 बचा। इसके बाद फिर हम इस पॉइंट के उधर 1 0 दे सकते हैं, मतलब कितना बाद में जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2.2 आ गया दोस्तों, यानी कि उत्तर हमारा सी के आसपास है। तो 1235 का क्या होगा, सी के आसपास हो जाएगा। और ये 10⁸ पे दोस्तों कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा, तो ये उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक इंटरफेस है। क्या है ये, इंटरफेस है, जिसके जिसके थ्रू से क्या कर रहे हैं हम, माध्यम को अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माध्यम को अलग करने, इंटरफेस या पृथकीकरण तल बोल सकते हैं, सतह इंटरफेस। ये ऊपर हमारा दोस्तों हम मान लेते हैं क्या है, विरल माध्यम है, और नीचे हमारा क्या है दोस्तों, सघन माध्यम है। नीचे क्या है, सघन है। तो जब दोस्तों यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फिर अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और यहाँ से दोस्तों हमारा एक एक आपतित किरण आता है, यानी कि क्या है, आपतित किरण है ये हमारा, आपतित किरण, यानी कि ये आपतित किरण हो गया। और यही किरण अब दोस्तों जाना चाहिए अगर सीधा, यहाँ पे क्या जाना चाहिए, इधर सीधा, लेकिन नीचे डेंसर मीडियम होने के कारण ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब दोस्तों ये बिंदु है, ये बिंदु हमारा क्या है, ये हमारा आपतन बिंदु है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु क्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं क्या बोलता है, आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब परावर्तित, परावर्तित किरणें एक ही तल में होती है। देखिए दोस्तों, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो हमारा क्या होता है, ये परावर्तित नहीं होता है, बल्कि ये अपरावर्तित होता है। क्या होता है, अपरावर्तित होता है। क्योंकि ये तो परावर्तित होता तो ये इसी माध्यम में वापस चला जाता, ये इसी माध्यम में वापस चला जाता, लेकिन ये क्या हो गया, अपरावर्तित हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्रॉस कर गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, परावर्तित लिखा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और निर्गत किरण सभी अलग अलग तल में होते हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों। जैसे ये आपतित आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, ये इसी बिंदु से हो रहा है, और ये अभिलंब भी क्या है, इसी बिंदु पर है। मतलब यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम दोस्तों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपरिवर्तित किरण, किरण तथा तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों क्या है दोस्तों, अभिलंब एक ही सतह पर है, एक ही तल या सतह पर है, तल या सतह पर है। तो दूसरा भी नहीं होगा ये, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण दो तलों में है, बिल्कुल गलत। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण सभी एक ही तल पर है, तो ये उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने का परिभाषित करती है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, हमने क्या देखा था कि जो तारे टिमटिमाते हैं, तारे का टिमटिमाना वो किसके कारण हो रहा था, अपवर्तन के कारण हो रहा था। तारे का टिमटिमाना सूर्यास्त के बाद भी, सूर्यास्त सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का 2 मिनट तक क्या होता है दोस्तों, दिखाई देना, ये सब हमारा क्या होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। क्या होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यहाँ पे भी हमारा दोस्तों क्या होगा, अपवर्तन के कारण भी होगा। तो जो सूर्य कहता, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो सूर्य जो होता है वो सुबह या शाम के समय में सूर्य हमारे हमें कैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि कोई चपटा सा कोई पदार्थ है, चपटा या चपटा सा चमकीला पदार्थ है जो चमक रहा है। तो ये हमारा चपटा दिखने का कारण क्या है, वो अपवर्तन के कारण, वो क्या होता है, अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बिल्कुल नहीं, पूर्णांतिक परावर्तन बिल्कुल नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण होता है।
आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाली पिंडों की यादृच्छिक दुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जाता है? क्या दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो आग जिसे जलता है दोस्तों, ये क्या हुआ, आग की अंगीठी जलाया गया है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। आग निकलने के बाद दोस्तों ये जलता हुआ यहाँ प्रतीत होता है, तो यहाँ पे जलते हुए प्रतीत होने के साथ साथ ये ऊपर हल्का हल्का सा फ्लेम होते होते जाते जाते आगे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है वायुमंडल में जाके, क्या होता है, घुल मिल जाता है, यानी कि अपवर्तन हो जाता है यहाँ पे इसका वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या होता है, इसका अपवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ये ऐसा होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।